हे, इट्स रियू। मुक्केबाजी की टाइमिंग और एनर्जी को एक जगह समेटने की उसकी काबिलियत अब काफी बढ़ चुकी थी। जब उसके हाथों में पावर एक खास लेवल तक पहुंच गई तो लड़के ने फुर्ती से एक कदम आगे बढ़ाया और ट्रेनिंग डमी पर जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो डमी वहीं के वहीं उड़ गई। अब वो अपनी फाइटिंग तकनीक और एनर्जी को इतने अच्छे से मिला चुका था कि उसके मुक्के की ताकत लकड़ी के पुतलों को चकनाचूर कर सकती थी। अचानक उसका सोल एनर्जी सिस्टम खुद ब खुद सामने आ गया। मैसेज आया, बधाई हो, होस्ट ने यीजी गुआन टोंग क्वान के एंट्री लेवल की शर्तें पूरी कर ली हैं। ये देखकर लड़का खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि अब वो मेहनत वाले लंबे रास्तों को छोड़कर सीधे अपनी स्किल को परफेक्ट लेवल पर ले जा सकता है। जैसे ही उसने 300 सोल एनर्जी खर्च करके इसे अपग्रेड किया, उसकी बॉडी के सारे स्टेट्स और ताकत में जबरदस्त उछाल आया। लड़के ने बिना एक पल गंवाए 600 पॉइंट्स और खर्च किए और सीधे ग्रेट सक्सेस लेवल पर पहुंच गया। अगले ही पल उसके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकली और एक नीली चमकती हुई ढाल की तरह उसके पूरे बदन पर छा गई। लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उस बेकाबू ताकत को काबू में करने की कोशिश की। फिर उसने पास ही पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाया और उसे हाथों में लेकर ऐसे उछालने लगा जैसे वो कोई खिलौना हो। इसके बाद उसने उस विशाल पत्थर को हवा में ऊपर फेंका। एकदम सही मौका देखते ही उसने हवा में उस पत्थर पर रुलाई शेनजांग से हमला कर दिया। उसकी हथेली में एनर्जी इतनी तेजी से जमा हुई कि उसने एक पावर बॉल का रूप ले लिया और पलक झपकते ही निशाने की तरफ बढ़ गई। फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हवा में उड़ता वो विशाल पत्थर पल भर में चकनाचूर हो गया। यीजी गुआन टोंग की वो क्वांडा चेंग वाली पावर देखकर वो खुद दंग रह गया। इसका सीधा सा मतलब था कि जिन एलआई पर उसकी पकड़ अब एकदम धाकड़ हो चुकी है। तभी पीछे से 2 वाई गुआ लाई जाओ टाइप के लोग गुजरे। ये नमूने न सिर्फ खुद आलसी थे बल्कि दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में भी माहिर थे। कहने लगे, अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो टीएनटाई की क्या जरूरत थी। ये जावू एक्सयूएचयू बैकग्राउंड वाले तो बस अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन हमारे भाई को इनकी बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो अच्छे से जानता था कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के आगे कोई भी यिनमुगुइजी टिक नहीं सकती। अभी उसका बस एक ही मिशन था, अपनी जान एली को जितना हो सके उतना बढ़ाना। देखते ही देखते दोपहर हो गई। होंग क्यूई मैन के बाकी चेले तो खाना ठूसकर सो रहे थे, पर अपना भाई तो असली हुआन वांग है। खाना पचाने के लिए वो अपनी शैंग फैंग बाओ जियन लेकर सीधे पीछे वाले अहाते में प्रैक्टिस करने पहुंच गया। लाई यांग बैंग पै की सीक्रेट टेक्निक हासिल करने में अभी 6 महीने का वक्त था, जो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। क्या पता कब गुई सी एक्सयू के लोग उसे ढूंढते हुए आ जाएं? इसलिए उसे जल्दी से जल्दी और भी डिफेंसिव मार्शल आर्ट्स सीखने थे। फिलहाल उसे जिस तकनीक के बारे में पता था वो थी वू डुआन जिंगशन नाम की एक वाई डुआन गोंगफा। लेकिन उसे पाने के लिए उसे कल सुबह तक शीबा लियनशा को डा चेंग लेवल पर मास्टर करना ही होगा, क्योंकि कल सुबह ही बियाओजू की टीम निकलने वाली है और गोंग एफएमईजी लेकर चलने वाला वो लाओ लियू भी उसी टीम का हिस्सा होगा। बिना देर किए उसने अपनी बाओ डाओ उठाई और अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। शरीर में जिंकी के बैलेंस होने के बाद अब तलवार चलाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था और देखते ही देखते वो अपनी पावर को तलवार की धार पर समेटने लगा। उसे अंकल सन की वो सीख आज भी याद थी कि हवा की रफ्तार के साथ बहो और तलवार को अपना हिस्सा बना लो, क्योंकि अगर इरादा पक्का हो तो एक बार पत्थर को भी चीर सकता है। तभी एक जोरदार कड़क की आवाज आई और उसके सामने रखा कई टन का विशाल पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। उसी वक्त सोल एनर्जी सिस्टम पॉपअप हुआ और उसे बधाई दी कि उसने 18 कंसेक्यूटिव किल्स के एंट्री लेवल की शर्तें पूरी कर ली हैं। हालांकि सोल एनर्जी पॉइंट्स कम होने की वजह से वो इसे फिलहाल सिर्फ स्मॉल सक्सेस लेवल तक ही अपग्रेड कर पाया। अगली सुबह क्यून शिक्सियोंग एक धमाकेदार गुड न्यूज लेकर उसके हॉस्टल पहुंचे, पर कई मिनट तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। एक्साइटमेंट में उन्होंने सीधे दरवाजा धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोले, मुझे समझ आ गया कि 5 सुपरवाइजर्स तुम्हें भाव क्यों नहीं दे रहे थे। असल में उस खास इंसान की नजर तुम पर है। क्वीन शिक्सियोंग को उम्मीद थी कि ये सुनकर लड़का खुशी से झूम उठेगा, पर कमरा एकदम खाली और सन्नाटे से भरा था। उन्हें क्या पता था कि हमारा हीरो तो बहुत पहले ही अपने मिशन पर निकल चुका है और इस वक्त किंगहे टाउन की सड़कों पर है। जैसे ही उसका टारगेट अपनी टीम के साथ उसके सामने से गुजरा, वो उस लाओ लियू का काम तमाम करने के लिए नीचे कूदने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक कहीं से 3 नकाबपोश हमलावर सामने आ गए। वो यांग यान के लोग थे जो लाओ लियू के हाथ पैर काटकर उसे जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे। लड़का बड़े टशन के साथ सड़कों पर घूम रहा था ताकि ईविल कल्टिवेटर्स के गुर्गों को बाहर निकाल सके, पर उस वक्त यांगयान का सीन कुछ और ही था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो बस अपनी ही धुन में मगन था। लियू लाओलियू ने एस्कॉट एजेंसी को उसे सुरक्षित वुजियांग टाउन पहुंचाने के लिए हायर किया था। वे लोग लाइमलाइट से बचने के लिए पक्का जंगलों के छोटे रास्तों का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन ऐसी जगहें अक्सर गुइटू विलेज के डाकुओं का ठिकाना होती हैं।
अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता था, और वो था न्यू माउंटेन। चूंकि हमारा लड़का अक्सर इसी पहाड़ पर अपनी तुकी की प्रैक्टिस करने आता था, इसलिए उसे यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। बिना वक्त गंवाए उसने छिपने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली, जहां से मेन रोड और पगडंडियों पर चलने वाले लोगों को आसानी से देखा जा सकता था और हमला करना भी आसान था। हालांकि एस्कॉर्ट एजेंसी के लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे और उस सीक्रेट मैनुअल पर नजर रखने वाला वो अकेला नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी न करने का फैसला किया और तय किया कि जब सब सामने आ जाएंगे तभी वो कोई कदम उठाएगा। उसका प्लान था कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार ले जाए। वो अभी अपनी प्लानिंग कर ही रहा था कि अगले ही पल टारगेट उसकी आंखों के सामने आ गया। लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप बड़ी सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। भीड़ के बीच में वो बॉल्ड यानी गंजा सा दिखने वाला अंकल शायद इस पूरे ड्रामे का मेन विलन लियू लाओलियू ही था। ग्रुप के सबसे पीछे चल रहा हैंडसम बंदा पक्का उनका बियाओटू यानी लीडर था, जिसकी तेज नजरों से पत्ता भी हिले तो बच नहीं सकता था। तभी लड़के के मुंह से अनजाने में एक ठंडी आह निकल गई, जिसे उस लीडर ने तुरंत भांप लिया। जब उसे लगा कि अब तो पकड़े गए और वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होने लगा, तभी वो पूरा का पूरा काफिला उसके पास से गुजर गया। काफिला बगल से गुजर गया और वो घास के ढेर के पीछे छिपकर चुपचाप तमाशा देखता रहा। गीटू विलेज के डाकुओं से बचने के लिए ये लोग उम्मीद के मुताबिक न्यू माउंटेन की ओर ही बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने पीछे होलने का मन बनाया, पास ही झाड़ियों से कुछ संदिग्ध फुसफुसाहट सुनाई दी। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। सामने फिर से लियू लाओलियू खड़ा था। अब उसे सारा गेम समझ आया। ये लोग जिन छन टुओ क्याओ यानी झांसा देने वाली चाल चल रहे थे। आगे जाने वाला बड़ा ग्रुप सिर्फ दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए था, और उस भीड़ में दिख रहा लाओलियू पक्का एस्कॉर्ट एजेंसी का ही कोई बंदा था जिसने भेष बदल रखा था। अगर आगे वाली टीम पर कोई मुसीबत आती तो पीछे छिपा ये असली लियू लाओलियू मौके का फायदा उठाकर निकल जाता। शुक्र है कि लड़के ने सब्र से काम लिया और फौरन हमला नहीं किया, वरना वो इनकी इस टाइगर आउट ऑफ द माउंटेन वाली चाल में फंस जाता। अब लूटपाट का असली और सुनहरा मौका हाथ आया था। लड़का बस हमला करने ही वाला था कि तभी बगल की झाड़ियों से एक अनजान आवाज गूंजी, लियू लाओलियू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। शांत पड़ा जंगल अचानक से रणभूमि बन गया और भगदड़ मच गई। इस अचानक हमले से असली लियू लाओलियू के भी होश उड़ गए। तलवारें लिए कई नकाबपोश शिकारी झाड़ियों से कूद पड़े। उनकी स्किल जो भी हो, पर उनके हथियार और गियर एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे। बेचारे लियू लाओलियू ने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसकी हालत पतली हो गई थी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? आखिर चाहते क्या हो? 3 हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और धमकी दी कि वे उसके हाथ पैर काटकर उसका बारबेक्यू बना देंगे। इन तीनों शिकारियों का स्वैग देखकर तो हमारा लड़का भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि वो अकेला शिकारी है, पर यहां तो बगल में ही कुछ और प्लेयर्स घात लगाकर बैठे थे। उधर लियू लाओलियू की तो दहशत के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उन हमलावरों के गंजे लीडर ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात की। उसने चिल्लाकर कहा, ओए ओल्ड मैन, चुपचाप वू डुआन जिंगशन का मैनुअल हमारे हवाले कर दे, वरना आज तेरी खैर नहीं। लियू लाओलियू अभी पूछने ही वाला था कि उन्हें उसके ठिकाने का पता कैसे चला, पर उन लोगों को फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लीडर के छोटे भाई ने हथियार ताना और हवा में उछलकर सीधा हमला बोल दिया। उसके तेवर देखकर लग रहा था कि वो बुढ़े के सिर को फुटबॉल बनाकर ही दम लेगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसकी पोल खुल गई। लियू लाओलियू तुरंत समझ गया कि ये तो बस नौसिखिए यानी नूब्स हैं। जब तलवार उसकी चिकनी खोपड़ी के करीब पहुंची तो उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अनाड़ियों को तो वो आंखें बंद करके भी धूल चटा सकता था। तलवार की धार पास आते ही उसने अपनी जिंकी को अपनी हथेली पर समेटा। उसके हाथों से आग जैसी लाल लपटें निकलने लगीं जो किसी पैनी सुई की तरह लग रही थीं। फिर एक चीख सुनाई दी और उसने झपट्टा मारकर उस लड़के के दाएं हाथ का मांस नोच लिया। अपने छोटे भाई को पिटता देख उन तीनों का बड़ा भाई मैदान में उतरा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब तू नहीं बचेगा। उसने अपनी तलवार घुमाई और हेंग काओ कियान जुन नाम का खतरनाक मूव चला दिया। वो चीखा, अब मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़े। पर लियू लाओलियू का अंदाज बड़ा ही खतरनाक था। वो उसूलों वाला आदमी नहीं था। उसका तो साफ मानना था कि दुनिया उसे धोखा दे, इससे पहले वो खुद दुनिया को ठिकाने लगा देगा। लियू लाओलियू का खौफ इतना था कि उसने अकेले ही उन तीनों लुच्चों की बैंड बजा दी। खून उसके सिर पर इस कदर सवार था कि वो बच्चों तक को नहीं छोड़ने वाला था। हमारा लड़का पत्थर के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसका प्लान वही था कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार ले जाए। उन हमलावरों का बड़ा भाई अभी लाओलियू का बाल भी बांका नहीं कर पाया था कि उसे एक ऐसी लात पड़ी कि वो दूर जा गिरा। तभी उस गंजे ने मौके का फायदा उठाकर पीछे से हमला किया और गुई यिंग लियनशा मूव चला दिया।
इस चालाकी भरे वार से लॉलियू थोड़ा हड़बड़ा गया और एक कट उसके सुंदर चेहरे पर लग गया। अब भाई, 2.5 साल से अपनी पर्सनालिटी चमकाने वाले इस बंदे के लिए उसका चेहरा ही उसकी कमाई का जरिया था। उसने कसम खाई कि वो उस गंजे का सिर धड़ से अलग कर देगा। ऐन मौके पर उसने अपनी वू दुआन जिंगशेन टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक हल्की पीली जिंकी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जब दुश्मन की तलवार उसके चेहरे से बस 1 सेंटीमीटर दूर थी, तभी उसने अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और नंगे हाथों से तलवार की धार पकड़ ली। उसने बाएं हाथ से तलवार को जकड़ा और दाएं हाथ से जियू यिन बाई गुजांग का प्रहार करना शुरू कर दिया। गंजा बंदा पीछे हटना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लॉलियू की पावरफुल ऑरा और प्रेशर ने उसके पैर जाम कर दिए थे। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, पर लॉलियू ने उसका गला दबोचकर उसे हवा में उठा दिया। अपने छोटे भाई को मरता देख बड़ा भाई कई टांगपोट डीयू मूव के साथ आगे बढ़ा और चिल्लाया, छोड़ दे उसे कमीने लॉलियू। ये सीन देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। इस लियू लाओलियू की खाल तो सांड की तरह मोटी और चट्टान जैसी सख्त निकली। पूरी ताकत से तलवार चलाने के बाद भी उसे बस मामूली खरोंच आई, और हद तो तब हो गई जब वो घाव भी देखते ही देखते अपने आप भरने लगा। छिपकर देख रहा हमारा लड़का तो दंग रह गया। ये तो इतनी खुशी वाला नहीं, बल्कि इतनी पावर वाला सीन हो गया। सिचुएशन को देखकर साफ लग रहा था कि लियू लाओलियू ने आउटर ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वो स्किन मेम्ब्रेन वाले शुरुआती लेवल तक पहुंच चुका है। इससे पहले कि उन हमलावरों का बड़ा भाई कुछ समझ पाता, दुश्मन ने पलटकर जियू यूबाई गुजान मूव से हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर एक गहरा कट लगा दिया। खून फव्वारे की तरह बहने लगा, जिसे रोकना नामुमकिन था। साइड में खड़ा तीसरा छोटा भाई ये सब देखकर ठिठुर गया। उसने अपनी पूरी लाइफ में इससे खतरनाक मंजर नहीं देखा था। बड़ा भाई मारा जा चुका था और दूसरा भाई पहले ही दूर फेंका चुका था, तो अब अकेले बचे इस बेचारे के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लियू लाओलियू आज किसी को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। जो मुझे नहीं छोड़ता उसे मैं भी नहीं छोड़ता, अब कहाँ भागेगा छोटे चोर। उसने एक लंबी छलांग लगाई। करीब 100 किलो का शरीर होने के बावजूद वो किसी चीते की तरह फुर्तीला था। छोटा भाई अपनी आंखें बंद किए रोते हुए बस भागे जा रहा था, जैसे कोई भेड़ का बच्चा अपनी जान बचा रहा हो। पर उसके पीछे मौत की आग धधक रही थी, जो 100 की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल 2 बड़े हाथों ने उसे वहीं दबोच लिया। उसके पीछे खड़ा लियू लाओलियू किसी यमराज की तरह लग रहा था, और अब उस बेचारे की बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तुम अभी मर्सी मांगने का सोच ही रहे थे कि तभी कचाक एक आवाज आई और बंदा ऑन द स्पॉट खत्म। बड़े ही रूथलेस तरीके से लियू लाओलियू ने उसकी बॉडी को जमीन पर फेंका। इसका एटीट्यूड तो देखो, खुद को बड़ा हैंडसम समझता है, जैसे सारी यंग आंटीज इसके लिए लाइन लगाकर खड़ी होंगी। वो छोटा लड़का अभी भी पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, डर के मारे मूव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सामने वाले की पावर लेवल मजाक नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड नॉर्मल इंसान से 100 टाइम्स ज्यादा थी। अगर बिना प्लान के अटैक किया तो सीधा मौत मिलेगी। लड़का अभी सोच ही रहा था कि यहां से निकल ले, पर उसे पता नहीं था कि लियू लाओलियू की नजर उस पर पड़ चुकी है। कौन है पत्थर के पीछे? बाहर निकल। लियू लाओलियू की दहाड़ सुनकर लड़के का रंग ही उड़ गया। अब भागने का चांस खत्म हो चुका था। सिचुएशन डू और डाई वाली थी। लियू लाओलियू ने अपना वेपन उठाया और फुल स्पीड में लड़के की तरफ भागा। हालांकि इस बच्चे का यहां होना अनएक्सपेक्टेड था, पर लियू लाओलियू का रूल क्लियर था, शक के बेसिस पर हजारों को मार दो, पर एक भी दुश्मन बच के न जाने पाए। वो एक डैश के साथ आगे बढ़ा और सीधा अपना सिग्नेचर स्वीपिंग आर्मी मूव मारा, चिल्लाते हुए बोला, मैं हूं चिंघे टाउन का लियू लाओलियू। तू कौन है? लड़के ने बड़े स्टाइल में वो अटैक डॉज किया और मौका देखते ही अपनी बैग से स्वॉर्ड निकाल ली। मैं हूं चांगशान का जाओ ज़ीलोंग। चुपचाप वो सीक्रेट मैनुअल मेरे हवाले कर दे। और फिर दोनों बुरी तरह भिड़ गए। शार्प ब्लेड्स के टकराने से जबरदस्त स्पार्क्स निकले। दोनों की पावर टक्कर की थी। कोलिजन इतना स्ट्रांग था कि चारों तरफ धूल का गुबार उड़ गया। लियू लाओलियू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा बच्चा इतनी एक्सप्लोजिव पावर दिखा पाएगा, इतनी जबरदस्त एनर्जी। लड़के ने खुद नहीं सोचा था कि वो दुश्मन के इस डेडली अटैक को रोक लेगा। वो हवा में उछला और अपनी स्पेशल टेक्निक शिबुलियन शाह 18 कंसेक्यूटिव किल्स का इस्तेमाल किया। ताकत इतनी भयंकर थी कि सामने वाली तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद उसने अपना अल्टीमेट मूव ईजी ग्वान टोंगक्वान 1 कैरेक्टर पियर्सिंग पंच जड़ दिया, जिससे लाओलियू के होश उड़ गए और वो मरते मरते बचा। एक रुकी होने के नाते ये लड़के का पहला सोलो परफॉर्मेंस था, इसलिए वो फुल टाइट था और जरा भी ढील नहीं दे रहा था। रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी थी, तो छोटी सी चूक भी उसे यमराज के पास पहुंचा सकती थी। उसने एक स्टाइलिश बैकस्टेप लेकर दूरी बनाई और अगले ही पल अपनी पूरी जान लगाकर हवा में लीप ली। बिजली की रफ्तार से उसने फिर से शिबालियन शाह मूव मारा। उस वक्त उसकी बॉडी से ऐसी वाइब्स आ रही थीं जैसे साक्षात भगवान जमीन पर उतर आए हों। लड़के का ये गेम देखकर लाओलियू के तो तोते उड़ गए।
उसे मानना पड़ा कि आजकल के बच्चे बाप निकले, पर फिर भी उसके लिए ये लड़का महज एक कल का छोकरा था। जैसे ही उसे लगा कि शार्प ब्लेड उसे खत्म करने वाली है, बंदे ने फुल कॉन्फिडेंस में अपनी तलवार से फ्रंट डिफेंस किया। पर अफसोस, उसने शिबा लियन शाह की असली पावर को सीरियसली नहीं लिया था। देखने में लगा जैसे सिर्फ 6 वार हुए हैं, पर असल में 18 कट्स लग चुके थे। ऊपर से आखिरी वार की ताकत तो ट्रिपल थी, जिसने लाओ लियू की भारी भरकम तलवार के परखच्चे उड़ा दिए। लड़के ने उसे संभलने का 1 सेकंड भी नहीं दिया, और जैसे ही देखा कि दुश्मन का डिफेंस टूट चुका है, उसने बिना सोचे एक जोरदार पंच। उसने अपनी ताज़ा सीखी हुई नई टेक्निक यीजी ग्वान टोंग क्वान 1 कैरेक्टर पियर्सिंग पंच का इस्तेमाल किया। लड़के के दाएं हाथ में भयंकर पावर जमा हुई और अगले ही पल उसका फौलादी मुक्का सीधा लियू लाओ लियू के शरीर पर जा लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मरते मरते बचा। ये वार किसी छोटे डेप्थ चार्ज बॉम्ब जैसा था, जिसने बंदे को हवा में उड़ाते हुए सीधे पेड़ों के बीच फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, जबकि पत्थर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। बेचारा लियू लाओ लियू मलबे में पड़ा तड़प रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो सीना पकड़कर कराह रहा था। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि हाथ में तलवार लिए लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसे कोल्ड एक्सप्रेशंस थे जैसे सामने वाले ने उसके करोड़ों रुपए मार लिए हों। लड़के के इरादे भांपते ही बुढ़ा जमीन पर लेट गया और भीख मांगने लगा, महाराज रहम करो, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कचाक एक ही झटके में तलवार चली और दुनिया में सन्नाटा छा गया। लड़का अब लाश की तलाशी लेने लगा ताकि कोई सीक्रेट मैनुअल हाथ लग जाए। तभी उसकी नज़र पास में गिरे हुए एक पोटली पर पड़ी। उसने उसे उठाकर वजन चेक किया तो भारीपन बता रहा था कि अंदर पक्का कुछ कीमती माल है। लड़के ने जैसे ही पोटली खोली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर सिर्फ ढेर सारे चांदी के सिक्के ही नहीं थे, बल्कि बोनस में वही डुआन लेवल की 2 रेयर मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स भी थीं। वो पागलों की तरह उन किताबों को निहारने लगा। उसने तो बस अपनी किस्मत आजमाने की सोची थी, पर उसे क्या पता था कि लड़के ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक के साथ एक फ्री वाला सीन हो जाएगा। इसी बीच दूर से आ रही लड़ाई की आवाजें भी शांत होने लगी थीं। उसे समझ आ गया कि एस्कॉर्ट एजेंसी वाले लोग किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकते हैं, इसलिए अभी सबसे जरूरी था इस क्राइम सीन से 9-2-11 होना। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो फालतू की मुसीबत खड़ी हो जाती। लड़का अभी वहां से खिसका ही था कि एजेंसी के 3 सर्वाइवर्स वहां वापस आ पहुंचे। मरे हुए लियू लाओ लियू को देखकर उन्हें जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि वो तो भड़के हुए थे। उनका मानना था कि अगर इस बुढ़े ने शॉर्टकट लेने की जिद न की होती तो आज उनकी ऐसी हालत न होती। बेचारों का न मिशन पूरा हुआ और न ही इज्जत बची। अपनी गलती मानने के बजाय वो दोनों बॉडीगार्ड्स बस किस्मत को दोष देने और बकवास करने में लगे थे। पीछे खड़े जिया लाओ लियू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, बकवास बंद करो और जल्दी पता लगाओ कि यहाँ हुआ क्या है, ताकि हम वापस जाकर रिपोर्ट दे सकें। लाश के सीने पर चोट के निशान देखकर उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हमलावर की स्ट्रेंथ वैडुआन आउटर स्टेज के ब्लड एंड फ्लैश रेल्म की रही होगी। वार जानलेवा तो नहीं था, पर इतना काफी था कि कोई भी हिलने लायक न बचे। लेकिन गले पर जो गहरा जख्म था वो थोड़ा कच्चा सा था, जिससे साफ था कि कातिल की पावर किसी वैडुआन आउटर स्टेज के मिडिल रैंक वॉरियर से कम ही रही होगी। जब जिया लाओ लियू बाकी सुराग ढूंढ रहा था, तभी एक चेले को कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान मिले। निशानों की गहराई और शेप को देखकर उसने एनालाइज किया कि ये किसी ऐसे बंदे के हैं जो अपनी पूरी ताकत पैरों के पंजों में समेटकर एक्सप्लोजिव पावर से मूव करता है। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब थी, निशानों के साइज और कदमों की दूरी को देखकर लग रहा था कि उस शख्स की टांगें ज्यादा लंबी नहीं हैं। या तो ये कोई औरत है या फिर कोई बच्चा। लेकिन बच्चा अगर माँ के पेट से भी ट्रेनिंग शुरू कर दे, तब भी उसकी पावर वैडुआन आउटर स्टेज के ब्लड एंड फ्लैश रेल्म तक नहीं पहुंच सकती। और वैसे भी भले ही लियू लाओ लियू कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं था, पर एक आम बच्चे को धूल चटाने के लिए वो काफी था। इसका मतलब सच सिर्फ एक ही है, कातिल कोई फीमेल वॉरियर है। वहीं दूसरी तरफ 2 थ्रकी बंदे कोने में छुपकर एक लड़की को नहाते हुए ताड़ रहे थे। लड़के ने जैसे ही ये देखा, उसने हीरो एंट्री मारते हुए उन्हें टोक दिया। उन छिपकलियों ने लड़के को औकात दिखाने की धमकी दी, पर अगले ही पल लड़के ने उन्हें कूट कूट कर सुझा दिया। यहां जिया लाओ लियू ने अपने दोनों चेलों को बैटलफील्ड साफ करने का काम सौंपा और खुद कातिल का पीछा करने निकल पड़ा। अपने बॉस को जाते देख दोनों चेलों ने मन ही मन सोचा कि ये जिया लाओ लियू भी बड़ा चालू आइटम है, पक्का ये उस कातिल के पास मौजूद मैनुअल्स और माल हड़पने के चक्कर में है। इधर क्यूइंग हीजेन के मेन गेट पर न जाने कब से सैनिकों का पहरा लग गया था। हर आने जाने वाले की कड़ी चेकिंग हो रही थी। लड़का जब शहर के गेट पर पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोक लिया। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर वो पत्थर दिल सिपाही टस से मस नहीं हुए। हार मानकर लड़के को अपनी सुपर पावर यानी पैसे का दम दिखाना पड़ा। उसने धीरे से कहा, मैं लियांग गैंग का अप्रेंटिस हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लो।
और भाई, सच ही कहा है कि जहां टैलेंट काम ना आए वहां पैसा सब सॉल्व कर देता है। पैसों का जादू चलते ही सिपाही के सुर बदल गए। वो मक्खन लगाते हुए बोला, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी? वाकई असली हीरो तो आप जैसे नौजवान ही हैं। जाइए, अंदर जाइए। लड़के ने मुड़कर सिपाही को जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। रास्ता थोड़ा रिस्की था, पर आखिरकार वो सही सलामत शहर के अंदर घुस ही गया। हालांकि शहर के अंदर घुसते ही अब क्या नई मुसीबत लड़के का इंतजार कर रही है। भले ही एंट्री के लिए एक चांदी का सिक्का खर्च करना पड़ा, पर आज जो माल हाथ लगा था उसके सामने ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। लड़का जैसे ही लियांग गैंग के ब्रांच ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि बैक गेट पर दो संदिग्ध लोग ताक झांक कर रहे हैं। उनकी चोर नजरों और अजीब हरकतों से साफ था कि ये पक्का टाइक्वान के भेजे हुए जासूस हैं। लड़के ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी लियांग बैंग पर निगरानी शुरू हो जाएगी, पर वो डरा नहीं और स्टेशन में सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन जासूसों को जैसे ही आहट मिली, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनका टारगेट खड़ा था। उन्हें लगा कि चलो, बिना मेहनत के शिकार खुद चलकर जाल में आ फंसा है, आज तो किस्मत चमक गई। लड़का उन दोनों नमूनों को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। जासूसों ने जब देखा कि लड़का दुबला पतला और कमजोर दिख रहा है तो उन्हें लगा कि जीत तो पक्की है। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बदतमीजी पर उतर आए। बेटा, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर तू खुद नरक के दरवाजे पर आ गया है। चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। पर अगले ही पल सीन पलट गया। दोनों जासूसों की ऐसी धुनाई हुई कि उनके चेहरे सूजकर कुप्पा हो गए और वो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। जो थोड़ी देर पहले लड़के को इतना मारने की धमकी दे रहे थे कि उसकी मां भी उसे न पहचान पाए, अब वही अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लड़के का मन इन जैसों की बकवास सुनने का बिल्कुल नहीं था। उसने एक जासूस के ऊपर अपना पैर रखा और कड़क आवाज में पूछा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम्हें यहां मेरी जासूसी करने के लिए किसने भेजा है? उसकी इस जबरदस्त प्रेशर वाली ऑरा ने उन दोनों की हालत खराब कर दी और डर के मारे उनका पसीना छूट गया। पर अफसोस कि वो दोनों भी साथ नहीं थे। काफी पूछताछ के बाद भी उन्हें असली मास्टरमाइंड का नाम नहीं पता था। उन्हें बस इतना मालूम था कि वो कोई इमॉर्टल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाला कल्टिवेटर है। उस बंदे ने यह भी कहा था कि लड़के ने उसकी कोई चीज चुरा ली है। लड़का सोच में पड़ गया कि भाई, मैंने कब किसका क्या लिया। उसने सोचा कि नाम नहीं पता तो हुलिये से ही पता लगाते हैं। उन दोनों से पता चला कि वो मास्टर करीब 8 फीट लंबा है, जवान है और उसे बैंगनी रंग के टाओइस्ट रोब्स पहनना पसंद है। उसके चेहरे पर बाएं कान के पास एक काला तिल है और वो अपनी कमर पर हमेशा एक पीले रंग का कद्दू यानी गोर्ड लटकाए रहता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर से जानवरों के सड़ने जैसी गंदी बदबू आती थी। उस सड़न वाली बदबू और अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हुए लड़के को अचानक उस भूत की याद आई जिसे एक एक्सोसिस्ट ने पकड़ा था। हालांकि बिना किसी सबूत के वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था, इसलिए उसने तय किया कि आगे चलकर खुद ही असलियत का पता लगाएगा। इसके बाद लड़के ने उन दोनों जासूसों को भगा दिया और चेतावनी दी कि जितनी जल्दी हो सके क्यूइंग हीजन छोड़कर निकल जाओ और उस इमॉर्टल मास्टर से दोबारा कभी मत मिलना। उसे फील हो रहा था कि जिस बंदे को वो मास्टर समझ रहे हैं वो असल में कोई बुरी आत्मा या ईविल स्पिरिट भी हो सकती है। उन दोनों नमूनों को शहर से बाहर खदेड़ने के बाद लड़का सावधानी से पिछले दरवाजे से अपने हॉस्टल वापस आ गया। वो खाने के टाइम तक बिस्तर पर पड़ा आराम करता रहा और जागने के बाद बड़ी बेसब्री से अपनी लूट चेक करने लगा। उस पोटली के अंदर 2 मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स के अलावा चांदी के 13 बड़े सिक्के भी थे। बाकी चिल्लर मिलाकर कुल 130 चांदी के सिक्के हो रहे थे, जो इतने थे कि वो आराम से 100 गज के 2 आलीशान घर खरीद सकता था। लेकिन लड़के के लिए सबसे कीमती तो वो सेट था। उन 2 मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स में से एक यिन जैंगोंग यिन पाम टेक्निक बड़ी ही खतरनाक और जानलेवा थी। इसे अगर मास्टरी के साथ सीख लिया तो बंदा पत्थर को भी रुई की तरह मसल सकता है। इसके बाद लड़के की क्यूरियोसिटी उस लकड़ी के बॉक्स को लेकर बढ़ गई, जो देखने में तो एकदम साधारण था पर वजन में काफी भारी। जैसे ही उसने सावधानी से उसे खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर सोने की पत्तियों यानी गोल्ड लीव से भरा हुआ बॉक्स और एक टॉप क्वालिटी का कीमती पत्थर शैंक पिन व्यू चमक रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद पूरी जिंदगी गधों की तरह मजदूरी करके भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता। इसी बीच लियांग बैंग के मास्टर द्वारा लड़के को अपना अप्रेंटिस बनाने की खबर हर कोने में फैल गई। अब तो उसके साथ पढ़ने वाले लड़के उसकी चापलूसी करने और उसे मक्खन लगाने में जुट गए। यहां तक कि वो ताने मारने वाला यिनयांग नखरेबाज लड़का भी लाइन पर आ गया था और मिलते ही उसने तोहफे में डालिंग वांगहू दान का एक डिब्बा थमा दिया। लड़के ने मेज पर बैठकर आधे घंटे तक अपनी सारी संपत्ति गिनी तो पता चला कि उसके पास कुल मिलाकर 500 चांदी के सिक्के हो चुके हैं। कल तक जो एक गरीब और मामूली लड़का था, वो पलक झपकते ही लखपति बन चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई हसीन सपना देख रहा हो।
अभी आखिरी लूट चेक करना बाकी था। क्विक्सवे हुआंग दान। उसने डब्बे को हाथ में लेकर हिलाया तो वो खाली सा लगा। अंदर झांका तो सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। पक्का उस कमबख्त लियू लाओ लियू ने अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने से पहले इन्हें डकार लिया होगा। लाई यांग बैंक के चेलों को हर महीने एक नॉर्मल क्वी ब्लड पिल मिलती है, पर यह क्विक्सवे हुआंग दान कोई आम गोली नहीं थी। इसकी ताकत और बॉडी को नरिश करने की पावर नॉर्मल पिल से 10 गुना ज्यादा थी। उसने झटपट मेज पर फैला सारा खजाना समेटकर छुपा दिया। अब उसका अगला स्टेप ये सोचना था कि इस जैकपॉट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसका मेन फोकस अब अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना था, जैसे कि वी1 आउटर स्टेज की टेक्निक, वू1 जिन गैंग शेन, 5 स्टेज वज्रा बॉडी। अगर उसने इसे मास्टर कर लिया तो वो वाई1 की बाउंड्रीज को पार कर जाएगा। इसके अलावा ये जो सैकड़ों चांदी के सिक्के हाथ लगे थे, ये उसके टैलिस्मैन बनाने के खर्चे के लिए काफी थे। सबसे पहले उसे टैलिस्मैन बनाने के टूल्स खरीदने थे। एक सबसे सस्ती वुल्फ हेयर ब्रश भी 3-4 चांदी के सिक्कों की आती थी, पर सबसे जरूरी थी टैलिस्मैन इंक, जिसमें सिनाबार मिला हो, क्योंकि ऐसी हाई क्वालिटी इंक से बने टैलिस्मैन ही जबरदस्त इफेक्ट दिखाते हैं। रही बात टैलिस्मैन पेपर की, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के एग्जाम वाले नॉर्मल पेपर भी काम चल जाएंगे। वो अभी डिनर करने जाने ही वाला था कि तभी पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने झटपट अपना सारा सामान तकिए के नीचे छुपाया और दरवाजा खोलने भागा। सामने हमेशा सबकी मदद करने वाले क्यूइन भाई खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूं। लड़का एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि बचपन से आज तक उसके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था। उसे लगा शायद अब जाकर ऊपर वाले ने उसकी सुन ली है। क्यूइन भाई ने बताया, मुझे गुरुजी से पता चला है कि बाकी सुपरवाइजर्स ने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती ने तुम्हें पहले ही रिजर्व कर लिया है। लड़के को लगा कि शायद वो लाई यांग बैंग लियांग गैंग का कोई गार्डियन होगा, जैसे कि जाओ जियन या लियू यांग। पर जब भाई ने नाम लिया तो लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सेक्ट लीडर तियन छनशो लुओ डांग, हेवनली शवलहैंड लुओ डोंग थे। लड़के को लगा शायद भाई मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि उस वक्त उसे जोरों की भूख लगी थी। पर जैसे ही वो कैंटीन पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। सेक्ट लीडर ने खुद उसे चुना है? क्या ये उसकी किस्मत चमकने का इशारा है या किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत? मामला उतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। हर तरफ स्टूडेंट्स के बीच बस उसी की चर्चा हो रही थी। जल्दी देखो, वही है। यकीन नहीं होता कि सेक्ट लीडर ने इसे अपना चेला चुना है। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और कुछ अनजान क्लासमेट्स तो उसे बधाई देने तक आ गए। लड़का बाहर से तो बड़े प्यार से मिल रहा था, पर मन ही मन सोच रहा था, जब मैं कुछ नहीं था तब तो भाव नहीं देते थे, और अब तलवे चाटने आ गए। उसने एक शांत कोना ढूंढा और अपना सोल एनर्जी सिस्टम ओपन किया। सुबह वाली लड़ाई की वजह से उसे 6 पॉइंट सोल एनर्जी और मिल गई थी। इस बार उसने जल्दबाजी में अपनी मार्शल आर्ट्स अपग्रेड नहीं की, बल्कि उन पॉइंट्स को किसी इमरजेंसी के लिए बचाकर रखने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज की रोशनी काफी तेज थी और लड़का हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपनी प्रैक्टिस में लग गया। तभी वहां वो दोमुहा और चालाक लड़का आधम का। अरे जियुए भाई, आपकी प्रतिभा तो कमाल की है। आप तो छुपे रुस्तम निकले। ऊपर से अब तो आप सेक्ट लीडर के खास बनने वाले हैं। क्या बात है? लड़के को ऐसे दोगले लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा सुना दिया, जो कहना है जल्दी बोल, फालतू बकवास मत कर। देख नहीं रहा मैं बिजी हूं। वो बंदा किसी पालतू कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए बधाई देने आया था। लड़का जैसे ही मुड़कर जाने लगा, उस यिनयांग बंदे ने उसे रोका। भाई रुकिए तो सही, मेरे पास आपके लिए एक चीज है। उसने एक लकड़ी का बॉक्स आगे बढ़ाया और बोला, इसमें मेरा एक बहुत कीमती खजाना है। इसे मेरी पुरानी बदतमीजी के लिए माफी समझिए और सेक्ट लीडर का चेला बनने की खुशी में छोटा सा गिफ्ट। लड़के ने जब देखा कि वो पीछे ही पड़ गया है, तो न चाहते हुए भी उसने वो गिफ्ट ले लिया। जब यिनयांग रेन ने देखा कि सामने वाले ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने बड़े हम्बल होकर कहा, जूनियर ब्रदर, ये तो मेरा ऑनर है। प्लीज आगे भी मेरा ख्याल रखना। मिलते हैं जल्द ही। बॉय उसके जाते हुए फिगर को देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, यार ये बंदा जितना ड्रामेटिक है उतना ही स्मार्ट भी है। कितनी जल्दी अपना ईगो साइड में रखकर बटरिंग शुरू कर दी। क्या पता फ्यूचर में इसके साथ कोई कोलैबोरेशन करने का मौका मिल जाए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स ओपन किया और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। बॉक्स पूरा का पूरा क्यूआई ब्लड पिल से भरा हुआ था। इस यिनयांग रेन ने गिफ्ट देने में भी पूरा गेम खेला था। जहां सेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स को महीने में सिर्फ एक पिल मिलती है, वहां उसने इस लड़के को डायरेक्ट 12 पिल्स थमा दी थीं। अभी उसने गिफ्ट संभाला ही था कि उसे तुरंत एक लेडी के पास भेज दिया गया मार्शल आर्ट्स और डांस सीखने के लिए।
सेक्ट मास्टर उसे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाने के लिए काफी एक्साइटेड थे और प्लान ये भी था कि उसे बड़े बड़े वीआईपीएस और ऑफिसर्स की बैंक्वेट्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हालांकि क्यू ब्लड पिल्स का इफेक्ट हाई लेवल क्यू ब्लड डैन जितना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कल्टिवेशन स्पीड बूस्ट करने के लिए ये भी काफी सॉलिड चीज है। उसने एक पिल खाई और तुरंत उसके चेहरे पर ग्लो आ गया, मानो बॉडी पूरी तरह रिचार्ज हो गई हो। ट्रेनिंग की सारी थकान चुटकी में गायब हो गई। उसके अंदर एनर्जी किसी स्प्रिंग की तरह लगातार बहने लगी, जैसे समुंदर की लहरें कभी भी बाहर फूट सकती हों। अच्छी बात यह थी कि वो ऑलरेडी जेन स्टैंडिंग स्टांस के परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए उसने बॉडी में दौड़ रही इस वायलेंट एनर्जी को आसानी से कंट्रोल कर लिया। उसे फील हुआ जैसे बॉडी के अंदर गर्म तेल दौड़ रहा हो, बिल्कुल स्मूथ और सैटिस्फाइंग। उसका दिमाग और शरीर अब पूरी तरह रिलैक्स और पावरफुल फील कर रहा था। उसने तुरंत अपना सोल एनर्जी सिस्टम चेक किया और देखा कि उसकी बॉडी के सभी स्टैट्स थोड़े बढ़ गए हैं। साफ था कि ये क्यूआई ब्लड पिल्स न सिर्फ खून की ताकत बढ़ाती हैं, बल्कि एक वॉरियर की फिजिकल फिटनेस को भी अपग्रेड कर देती हैं। अभी वो इस फ्री के फायदे पर मन ही मन खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। लड़के को लगा कि शायद वो यिनयांग रेन फिर से मक्खन लगाने वापस आ गया है, तो उसने बिना पीछे मुड़े सीधा डांटना शुरू कर दिया। सीनियर ब्रदर, आपकी नौटंकी खत्म नहीं हुई क्या? पर जैसे ही वो पलटा, उसके होश उड़ गए। सामने वो बंदा नहीं, बल्कि गैंग का एक दूसरा सीनियर खड़ा था जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। बेचारा आते ही गाली खा गया, लेकिन उसे पता था कि लड़के ने ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसने बात को दिल पर नहीं लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, जूनियर ब्रदर, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम लियू हेंग है और मैं यहाँ एक मैसेज देने आया हूँ। बाय जीवे, सेक्ट मास्टर ने तुम्हें याद किया है। लड़का एकदम सन्न रह गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी गैंग के बड़े बॉस से आमना सामना होगा। घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सीनियर लियू उसे लेकर किंघे टाउन के उस पॉश इलाके में पहुंचे जहां अमीरों के बंगले थे। वहां एक एक घर 10 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था और नज़ारे इतने शानदार कि बस देखते रह जाओ। गेट से अंदर घुसने के बाद उन्हें पैदल चलते चलते आधा घंटा बीत गया। वो अभी सोच ही रहा था कि और कितना चलना पड़ेगा, तभी वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सामने हॉल के बीचों बीच एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसकी चौड़ी पीठ और दमदार पर्सनालिटी से ही एक पावर वाली वाइब्स आ रही थीं। सीनियर लियू ने आगे बढ़कर सम्मान के साथ कहा, सेक्ट मास्टर, बाय जीवे आ गया है। ये आदमी कोई और नहीं, लियांग गैंग का मास्टर हेवनली शवल लियू डोंग था, जिसका बेपरवाह और धाकड़ अंदाज किसी को भी अपना फैन बना दे। लियू हेंग, तुम अब जा सकते हो। लड़के ने भी सीनियर लियू की तरह एकदम तमीज से झुककर अपना इंट्रोडक्शन दिया। इनर सेक्ट अप्रेंटिस बाय जीवे सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। लियू डोंग ने बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें बुलाने में इतनी देर क्यों कर दी? अब भला एक टीनेजर लड़का दुनियादारी की ये उलझी हुई बातें क्या समझे? उसने बड़े मासूम चेहरे से जवाब दिया, सेक्ट मास्टर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, प्लीज आप ही बता दीजिए। असल में बात यह थी कि लड़के का टैलेंट इतना जबरदस्त था कि पूरे वुजियांग काउंटी में उसके टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन सेक्ट मास्टर का मानना था कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, मुश्किलों का डटकर सामना करने के लिए लोहे जैसा पक्का इरादा भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर कुछ दिनों तक उसे इग्नोर किया, पर लड़के ने जिस तरह शांति और सब्र बनाए रखा, उससे मास्टर साहब काफी इंप्रेस हो गए। उन्होंने वहीं पर सीधे पूछ लिया, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? ये सुनकर लड़के का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा नहीं था कि उसे इतना बड़ा ऑफर इतनी अचानक मिल जाएगा। उसने बिना देर किए तुरंत एक घुटने पर बैठकर कहा, लियांग गैंग का अप्रेंटिस बाय जीवे अपने मास्टर को प्रणाम करता है। लियू डोंग ने झटपट उसे ऊपर उठाया और बोले, खड़े हो जाओ, आज से हम गुरु और शिष्य हुए। उन्होंने उसे बताया कि उसके 2 सीनियर ब्रदर्स भी हैं, जिनसे वो जल्द ही उसकी मुलाकात करवाएंगे। साथ ही 7 दिन बाद यांग जेनलिन के पिता का 70वां 70th जन्मदिन है, जहां शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। मास्टर का प्लान उसे वहां ले जाने का था, ताकि वो दुनिया देख सके और साथ ही वो सबको ये अनाउंस भी कर सकें कि ये उनका नया चेला है। लियू डोंग की नज़रों में लड़का अभी जेन स्टैंडिंग स्टांस के सिर्फ स्मॉल सक्सेस लेवल पर था और इस लेवल पर मार्शल आर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने चेले को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द इस टेंस को ग्रेड कंप्लीशन लेवल तक ले जाए, ताकि वो उसे गैंग की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स मैनुअल दे सकें। वैसे तो लड़का अभी गैंग की खास स्किल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोचा क्यों न मास्टर से एक्सटर्नल रिफाइनमेंट टेक्निक सीख ली जाए। मगर ये सुनते ही मास्टर उस पर भड़क गए, जब तक शरीर की अंदरूनी ताकत यानी जिंगली पूरी तरह कंट्रोल में न हो, तब तक एक्सटर्नल रिफाइनमेंट कैसे करोगे? छोटे बच्चे हो, हवा में महल मत बनाओ। हार मानकर लड़के ने ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया। हालांकि वो चोरी छिपे वू डुआन स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहा था। मास्टर ने उसे वापस जाकर कल्टीवेशन करने को कहा और वादा किया कि 7 दिन बाद वो किसी को उसे दावत के लिए लेने भेज देंगे। जब मास्टर जाने के लिए मुड़े तो लड़के ने उन्हें तुरंत रोक लिया। उसने बड़े ही सलीके से अपनी भड़ास निकाली और कहा, मास्टर, मेरे साथ एक नाइंसाफी हुई है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही।
असल में वू डुआन स्पिरिट की तकनीक 5 लेवल्स में बंटी है और हर लेवल की ट्रेनिंग की शर्तें बहुत ही सख्त हैं। इसे प्रैक्टिस करने में इतनी क्यूआई ब्लड खर्च होती है कि लड़का 10 मिनट के अंदर ही पूरी तरह निचोड़ जाता था। लड़के ने मास्टर के सामने अपनी पूरी दुखभरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे गैंग में शामिल होते वक्त कुछ छोटे लोगों ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसे सबसे निचले दर्जे का ZW यानी काम करने वाला अप्रेंटिस बना दिया था। इसकी वजह से उसे बहुत भटकना पड़ा और उसका करियर लगभग बर्बाद ही होने वाला था। उसने गुजारिश की कि मास्टर उसे इंसाफ दिलाएं। लियू डोंग को लड़के का ये बदला लेने वाला एटीट्यूड काफी पसंद आया। आखिर उनका चेला कोई ऐरा गैरा तो था नहीं जो किसी की भी ज्यादती सह ले। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस मामले में दखल देंगे और उसे पूरा इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सच में एक पावरफुल सहारा साथ हो तो हर काम चुटकी में हो जाता है। मास्टर को थैंक यू बोलकर लड़का सीधा लियांग गैंग के ब्रांच ऑफिस वाले अपने हॉस्टल लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने उस पुराने जेड यानी पन्ने के टुकड़े को निकालना और उसे गौर से देखना शुरू किया। दिखने में तो ये लियू लाओलियू वाले पत्थर जितना चमकीला नहीं था, लेकिन लड़के को पक्का यकीन था कि इसके अंदर कोई न कोई गहरा राज छिपा है। आखिर बिना बात के वो ईविल कल्टिवेटर्स इस चीज के पीछे हाथ धोकर थोड़े ही पड़े होते। अब उससे रहा नहीं जा रहा था कि आखिर इसके अंदर है क्या। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हाथों से ही तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी जान लगा दी, हर पैंतरा आजमा लिया, पर उस जेड पेंडेंट पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगर कोई मामूली पत्थर होता तो अब तक उसका चूरा हो चुका होता, पर इसने तो जैसे हार न मानने की कसम खा रखी थी। इससे लड़के का शक यकीन में बदल गया कि भाई ये चीज तो वाकई स्पेशल है। लड़के का जोश अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने बाएं मुक्के लेफ्ट फिस्ट में जमा की और पूरी पावर से उस पत्थर पर एक जोरदार पंच जड़ा। वार इतना खतरनाक था कि आसपास की हवा तक कांप उठी, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उल्टा वो हवा में तैरने लगा और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही लड़के ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उस पत्थर के चारों तरफ से अचानक सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ीं। अगले ही पल कड़क की आवाज आई और वो चमकता हुआ पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। लड़के को याद आया कि उस चुड़ैल फीमेल गोस्ट ने हमले से बचने के लिए इसी पत्थर का इस्तेमाल किया था। उसे लगा कि शायद ये कोई लेजेंडरी डिफेंसिव मैजिक ट्रेजर है, पर फिर उसने सोचा कि उस चुड़ैल ने इसे बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपनी जान बचाने के लिए निकाला था। इसका मतलब है कि डिफेंस तो शायद इसका बस एक छोटा सा फीचर है, इसके असली मजे तो अभी और भी होंगे। अफसोस की बात यह थी कि लड़के का ज्ञान अभी थोड़ा कम था और वो इस दुनिया की कई चीजों से अनजान था। इसलिए उसने फिलहाल उस जादुई पत्थर को एक तरफ रख दिया, क्योंकि इस वक्त उसके पास इससे भी ज्यादा जरूरी एक काम था, और वो थी वू डुआन स्पिरिट की ये मैनुअल। उसके सोल एनर्जी सिस्टम के स्पिरिट एट्रीब्यूट की वजह से उसकी याददाश्त इतनी तेज हो चुकी थी कि उसने देखते ही देखते पूरी किताब रट ली। किताब के मुताबिक एक्सटर्नल रिफाइनमेंट के 5 लेवल्स होते हैं। पहला स्किन, दूसरा फ्लैश, तीसरा मेरिडियंस, चौथा बोन मैरो और 5वां स्पिरिट। एक एक्सटर्नल रिफाइनमेंट टेक्निक होने के नाते इसके हर स्टेज की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और सख्त थी। दिक्कत ये थी कि किताब में चौथे और 5वें लेवल के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई थी, जैसे बस नाम के लिए कुछ लिख दिया गया हो। लड़के को समझ आ गया कि ये शायद वू डुआन स्पिरिट का सिर्फ पहला पार्ट है। खैर, उसने सोचा कि फिलहाल पहले 3 लेवल्स मास्टर करने पर फोकस करना ही बेहतर है। अब ठहरा वो पक्का कल्टिवेशन एडिक्ट, तो भला ट्रेनिंग का 1 सेकंड भी कैसे जाया होने देता। उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी बाहर निकली, जिसने पल भर में उसके चारों तरफ एक नीले रंग के कवच जैसा लुक बना दिया। वो अपनी उस एनर्जी को बॉडी की सतह पर घुमाने लगा और फिर उसे मुक्के में जमा करके रिलीज करने की कोशिश करने लगा। थ्योरी ये थी कि अगर वो अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को सही से कंट्रोल कर ले तो वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी स्किन को अंदर बाहर से रगड़कर मजबूत बना सकता था। लेकिन भाई, ये स्किन रिफाइनमेंट सोचना जितना आसान था, असल में उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल निकला। अभी उसे प्रैक्टिस करते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके चेहरे पर दर्द और थकावट साफ दिखने लगी और अगले ही पल उसकी सारी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। पूरी तरह एनर्जी निचोड़ जाने के बाद उसे होश ही नहीं रहा। उसके पैर कांपने लगे और वो सीधा जमीन पर ढेर हो गया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। 10 मिनट की मेहनत के बाद भी वो अपनी स्किन की एक बार भी सही से स्क्रबिंग नहीं कर पाया था, ऊपर से क्यूआई ब्लड का इतना भारी नुकसान। तभी तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई गरीब कर सकता है, पर मार्शल आर्ट सिर्फ अमीरों के बस की बात है। अगर अच्छी डाइट और मांस मछली ना मिले तो भला किसका शरीर इतना भारी एनर्जी लॉस झेल पाएगा। खैर, पिछली बार की उस तूफानी मेहनत के बाद उसके शरीर के स्टैट्स थोड़े बढ़ गए थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली हो गई थी। इस छोटे से फायदे ने उसका खून खौला दिया और उसने कसम खा ली कि आज जब तक एक साइकिल पूरा नहीं होगा वो सोएगा नहीं। किस्मत से यिन यांग रेन की दी हुई क्वी ब्लड पिल सही वक्त पर काम आ गईं। 2 गोलियां खाकर उसका आज की रात का काम आराम से चल सकता था।
वहीं दूसरी तरफ किंगहे टाउन की गलियों में कुछ गुंडे और ईविल कल्टिवेटर्स एक कमरे में दबी जुबान में खिचड़ी पका रहे थे। उन दो बेवकूफ़ों ने लड़के की चेतावनी को हल्के में लिया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसका एक एक सच अपने आकाओं को बता दिया। कई दिनों की बिना रुके कड़ी मेहनत के बाद लड़के की बॉडी के स्टैट्स अब काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। यिन यांग रेन की दी हुई सारी क्यू ब्लड पिल्स अब खत्म हो चुकी थीं, इसलिए अब उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी और जुगाड़ की ज़रूरत थी। आखिरकार इमॉर्टल मास्टर को लड़के के ठिकाने का पता चल ही गया। हालांकि वो लड़के को जिंदा पकड़ने में नाकाम रहे थे, इसलिए उनका मूड काफ़ी खराब था और ऊपर से ये छोटे मोटे चेले अपने बॉस से ही बदतमीजी करने लगे थे। बॉस ने दिखावे के लिए तो उनकी बात मान ली, पर उसके चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी, क्योंकि अब वो गुंडे उसके किसी काम के नहीं थे। वो दोनों अभी अपनी तरक्की और पैसों के सपने देख ही रहे थे कि तभी उनके पीछे चुपचाप दो काली परछाइयां आकर खड़ी हो गईं। अगले ही पल कमरे में दो चीखें गूंजी। पीछे से आए उन खतरनाक भूतों ने दोनों की पूरी लाइफ एनर्जी सोख ली और उन्हें सूखी लाशों में बदल दिया। ईविल कल्टिवेटर का लीडर धीरे से मुस्कुराया और बोला, बाय जियुए, अब देखते हैं तुम कब तक बचते हो। उसी वक्त लियांग गैंग के बेस पर वुड वन स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहे बाई जियुए ने आखिरकार अपनी स्किन की स्क्रबिंग का एक साइकिल पूरा कर लिया था। जैसे ही उसने अपनी ट्रेनिंग रोकी और नहाने जाने लगा, उसने देखा कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। ये शायद स्किन की रगड़ाई की वजह से निकला हुआ गंदा खून था। शुक्र है कि वो अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था। अगर बाहर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया होता तो उसका सीक्रेट सबके सामने आ जाता। वो बिना किसी ढिलाई के रोज सुबह से शाम तक किसी सुनसान कोने में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। वीकेंड आने तक उसके शरीर के लगभग सारे स्टैट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। स्पिरिट को छोड़कर उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स 2 के पार पहुंच चुके थे। आखिर पिछले कुछ दिनों से वो अपनी लिमिट से बाहर जाकर ट्रेनिंग जो कर रहा था, इस चक्कर में वो 12 क्यूआई ब्लड पिल्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं और अब उसके पास सिर्फ लियू लाओलियू की दी हुई 2 क्यूआई ब्लड डैन बची थीं। हालांकि ये दान क्यूआई ब्लड को रिकवर करने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए दवाओं के अलावा एक और रास्ता था, किताब में लिखे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपनी दवा खुद तैयार करना। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसमें लगने वाला सामान बहुत महंगा था और लड़के के पास जो कुछ 100 चांदी के सिक्के, सिल्वर टेल्स थे, उनसे काम चलना नामुमकिन था। हाथ मुंह धोकर वो बिस्तर पर लेट गया और कल की प्लानिंग करने लगा। कल शहर के बड़े अधिकारी के पिता की ग्रैंड बर्थडे पार्टी थी। एक गांव वाले लड़के के लिए ये पहली हाई प्रोफाइल दावत होने वाली थी। उसने सोचा कि कल सुबह पहले तो एक बढ़िया सा स्टाइलिश सूट खरीदेगा और साथ ही मार्केट में जड़ी बूटियों के भाव भी चेक कर लेगा। देखते ही देखते वक्त बीत गया और दावत का दिन आ पहुंचा। लड़का बिल्कुल टाइम पर अपने मास्टर के घर पहुंचा, जहां लियू डोंग पहले से ही फ्रंट हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। मिलते ही मास्टर ने उसे एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि उस घटिया इंसान को सजा के तौर पर चिंगहे टाउन के घाट पर मजदूरी करने भेज दिया गया है और वेंग जियान को खदानों में पत्थर तोड़ने की ड्यूटी दे दी गई है। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के बाद अब वो कभी जिंदगी में दोबारा सिर नहीं उठा पाएंगे। थोड़ी तैयारी के बाद दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल साफ था और चारों तरफ जंगल के खूबसूरत नज़ारे थे। रास्ते में लियू डोंग ने उससे पूछा कि क्या उसे अपनी हिफाजत के लिए कोई मार्शल आर्ट्स स्किल आती है। लड़के ने ज्यादा शो ऑफ न करते हुए बस इतना कहा कि उसे अपने दादाजी की सिखाई हुई एक तलवारबाजी की तकनीक आती है, जिसे 18 कंसेक्यूटिव किल्स कहते हैं। मास्टर ये सुनकर काफी खुश हुए, पर उन्होंने उसे एक पते की बात समझाई कि तलवारबाजी में महारत हासिल करने के लिए किलर इंटेंट यानी कातिलाना इरादा होना बहुत जरूरी है और इसे हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। लड़के ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपने मास्टर से किलर इंटेंट यानी कातिलाना इरादा पैदा करने का तरीका पूछना शुरू कर दिया। मास्टर की आंखों में एक गहरी चमक आई और उन्होंने सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि आम लोगों में सबसे खतरनाक किलर इंटेंट किसके पास होता है? लड़के को अचानक कसाई खाने का वो सीन याद आया जब वो मांस लेने गया था। वहां कसाई जिस तरह बिना किसी इमोशन के जानवरों को काटते थे, उनकी आंखों में जिंदगी के लिए रत्ती भर भी रहम नहीं होता था। वैसी बेरुखी देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, एक कसाई। मास्टर उसकी बात सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उसका तुक्का बिल्कुल सही बैठा था। उन्होंने ऑफर दिया कि वो लड़के के लिए कसाई खाने में काम का इंतजाम कर सकते हैं, जहां उसे न केवल बेस्ट ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, बल्कि आगे की मेहनत के लिए जरूरी सारे रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। बाकी सब उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। ये सुनकर लड़का खुशी से झूम उठा, क्योंकि कसाई खाने जाने का मतलब था एक तीर से 2 निशाने। वहां वो किलर इंटेंट की प्रैक्टिस भी कर सकता था और साथ ही ढेर सारी सोल एनर्जी भी बटोर सकता था। जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज रुकी, वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लड़का जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, सामने की आलीशान बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वांगजियांग टावर था, जिसे जियांगनन का नंबर 1 होटल माना जाता था, जहां सिर्फ बेहद अमीर और रसूखदार लोग ही कदम रख सकते थे।
वहां पावरफुल वुकोंग दाओजंग खुद मौजूद थे और लोग अपनी सांसें रोककर उन्हें देख रहे थे। तभी लड़के की नज़र दाओजंग के पीछे चल रहे एक शख्स पर पड़ी और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। ये वही कुत्ता पालने वाला ईविल कल्टिवेटर था जिसने मासूम लोगों का जीना हराम कर रखा था। बिना किसी शोर शराबे के वे होटल के अंदर दाखिल हुए और लियू डोंग ने तुरंत अपने चेलों को हुक्म दिया कि वे बर्थडे गिफ्ट्स अंदर भिजवा दें। जैसे ही वे होटल में घुसे, उनका सामना एक रईस नौजवान से हुआ। ये शख्स कोई और नहीं, चिंघे टाउन के गार्ड यांग जेंगमिंग थे। गार्ड ने सबसे पहले लियू डोंग का शुक्रिया अदा किया कि वे उनके पिता की दावत में आए और फिर उनकी नज़र तुरंत साथ खड़े लड़के पर टिक गई। उन्होंने बड़े ही क्यूरियस होकर पूछा, लियू भाई, ये छोटा भाई कौन है? मास्टर ने बड़े जोश और गर्व के साथ इंट्रोडक्शन कराया, ये मेरा नया डिसाइपल है, बाई जियुए। लड़का भी जरा देर के लिए चौंक गया, पर तुरंत खुद को संभालकर उसने सम्मान के साथ प्रणाम किया और कहा, अभिवादन यांग साहब, मैं हूं बाई जियुए। गार्ड भी आखिर किंघे टाउन के बड़े अफसर थे। उन्होंने बिना देर किए गुरु चेले की जोड़ी की जमकर तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लियू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका चेला बनना मामूली बात नहीं है, इसका फ्यूचर तो अब चमकने ही वाला है। वहीं पास खड़े गैंग के बाकी चेलों को ये सब देखकर जलन होने लगी। दरअसल बाई जियुए के आने से पहले जाओ जिलोंग ही लियांग गैंग की यंग जनरेशन का असली सितारा माना जाता था, लेकिन अब ये नया लड़का मास्टर का खास चेला बनकर सारी लाइमलाइट बटोर रहा था। उसके चमचे भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और हालांकि जाओ जिलोंग ऊपर से शांत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह चढ़ा हुआ था। जब वे दोनों ये प्लानिंग कर रहे थे कि लड़के को रास्ते से कैसे हटाया जाए, तभी अचानक वुटोंग माउंटेन के वुटोंग दाओजंग का नाम गूंज उठा। शोर सुनकर सबने अपना काम छोड़ दिया और उस तरफ देखने लगे। अफवाहें थीं कि वुटोंग दाओजंग के पास पत्थर को सोना बनाने जैसी जादुई शक्तियां हैं और उनके दर्शन मिलना बहुत बड़ी बात है। लड़के ने भी पहले इनके बारे में सिर्फ सुना ही था। लड़के ने पहले भी इनके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, पर आज फाइनली उसे दाओजंग को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला था। उसने बड़े क्यूरियोसिटी के साथ अपने मास्टर से उनके बारे में पूछा। मास्टर की आंखों में एक अलग ही इज्जत दिखी और उन्होंने बताया कि वुटोंग दाओजंग एक बहुत ही हाई लेवल के इमॉर्टल कल्टिवेटर हैं। वो रोशनी के अवतार और इंसाफ के रखवाले हैं, जिनका काम दुनिया के हर तरह के भूतों और शैतानों से निपटना है। आज किंघे टाउन में जो शांति और चैन दिख रहा है, उसका आधा क्रेडिट इन्हीं दाओजंग को जाता है, इसीलिए लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। लड़के को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि किंघे टाउन तो ऊपर से बड़ा शांत दिखता है, पर क्या सच में इसके पीछे इतने सारे भूत प्रेत और साए छिपे हैं? मास्टर ने उसे समझाया कि ये कहना मुश्किल है कि वे ज्यादा हैं या कम, लेकिन नॉर्मल भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल खतरा तब होता है जब तुम्हारा पाला स्पिरिट्स या मॉन्स्टर्स से पड़ जाए। हालांकि ऐसे जंगली बॉस अक्सर बड़े शहरों में पाए जाते हैं जहां रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। किंघे टाउन में ये कभी कभार ही नजर आते हैं। लड़के को पहले लगा था कि ये भूत प्रेत वाला सीन शायद दाओजंग का अपना फैलाया हुआ कोई ड्रामा है, पर उसे क्या पता था कि इस दुनिया में सच में स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स भी होते हैं। इसके बाद उसने कल्टिवेशन और मार्शल आर्ट्स के बीच का फर्क पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि कल्टिवेशन करने वाले अमर हो जाते हैं। मास्टर ने बड़े प्यार से अपने चेले को समझाया कि कल्टिवेशन के तरीके चमत्कारी जरूर हैं, पर अमर होने वाली बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। जब वे दोनों अपनी चर्चा में बिजी थे, तभी दाओजंग अपनी रौबीली चाल के साथ हॉल में दाखिल हुए। सामने दिख रहा ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा ही वुफू दाओजू था। 100 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद भी दाओजंग एकदम फिट और एनर्जेटिक दिख रहे थे। उनके पीछे उनके दो खास चेले चल रहे थे। एक अधेड़ उम्र का भारी भरकम आदमी जो उनका बड़ा चेला जांग यूचांग था, और दूसरा कमर पर कद्दू जैसा हुक्का गोड़ लटकाए हुए जवान लड़का जो उनका दूसरा चेला वू हाओ था। लड़का बड़े गौर से इस दूसरे चेले को देख रहा था, क्योंकि उसकी सिक्स सेंस कह रही थी कि ये बंदा शरीफ तो बिल्कुल नहीं है। उसके कान के पास एक बड़ा सा काला तिल था और कमर पर वही पीला हुक्का लटका था। लड़के के दिमाग की बत्ती जल गई। ये तो वही हुलिया था जो उन दोनों गुंडों ने बताया था। वू हाओ ने नोटिस किया कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसे अभी तक लड़के की असली पहचान नहीं पता थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, एक जबरदस्त प्रेशर ने लड़के को अंदर तक हिला दिया, जिससे वो बुरी तरह कांपने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि दाओजंग का ये दूसरा चेला वू हाओ ही वो ईविल कल्टिवेटर है। वू हाओ ने लड़के के चेहरे के अजीब हाव भाव भांप लिए थे। वो अचानक रुका और पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुनो छोटे दोस्त, अभी तुम्हें देखकर तुम थोड़े हैरान से लगे। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? लड़का सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इस अचानक आई मुसीबत ने उसे सन्न कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कुछ पल सोचने के बाद उसने फौरन हाथ जोड़कर शिष्टाचार दिखाया और कहा, अभिवादन। दरअसल मैंने पहली बार किसी इमॉर्टल मास्टर को देखा है, इसलिए घबराहट में शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वू हाओ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़का किसी हैंडसम हीरो को देखकर पूरी तरह सुध-बुध खो बैठा हो
और बस उसे पागलों की तरह निहार रहा हो। लड़के को अब पछतावा हो रहा था कि उसका पकड़ा जाना अब लगभग तय है। उसने लाख कोशिश की कि बातों को घुमा दे, पर सामने वाला बंदा बड़ा ही शातिर और घमंडी था। अगले ही पल आसमान से एक भारी प्रेशर उसके ऊपर आ गिरा। लड़के ने वहां से भागने की कोशिश तो की, पर उसकी बॉडी जैसे जाम हो गई थी। मौत का ये खौफनाक एहसास किसी जादुई स्किल से ज्यादा कोई काली शक्ति यानी डेमोनिक आर्ट जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वू हाओ के नुकीले पंजे उसके माथे की तरफ बढ़ने लगे, लड़के को ऐसा फील हुआ जैसे उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। इतनी जबरदस्त ताकत के सामने वो एक बेबस मेमने की तरह था, जिसके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हार मान ली, तभी अचानक पीछे से एक हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया। ये और कोई नहीं, लियांग गैंग के मास्टर लियू डोंग थे, जो अपने चेले को साथ लेकर घर वापस जाने के लिए वहां आए थे। मास्टर के आते ही लड़के की जान में जान आई और उसे एक तगड़ा सहारा मिल गया। वो भारी प्रेशर भी पल भर में गायब हो गया। मास्टर ने बड़े रौब से पूछा, मैं लियांग गैंग का लियू डोंग हूं, क्या आप वू डाओजांग मेरे चेले को पहले से जानते हैं? वू हाओ के चेहरे पर सन्नाटा छा गया और उसकी नजरें गंभीर हो गईं। उसने सोचा कि अगर ये लड़का सच में मास्टर का चेला है तो इसे रास्ते से हटाना काफी सिरदर्द भरा काम होगा। उसे समझ आ गया कि इस वक्त हमला करना अक्लमंदी नहीं है, इसलिए उसने फिलहाल पीछे हटना ही ठीक समझा। उसने बात संभालते हुए कहा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई थी। आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरा कुछ काम है तो मैं चलता हूं। अलविदा। वू हाओ के जाते ही मास्टर ने तुरंत अपने चेले से पूछा, क्या तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई लफड़ा है? लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देना शुरू किया। लड़के ने फौरन मास्टर की बात को हंसकर टाल दिया और किसी भी झगड़े से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके स्पिरिट फ्रूट वाला मामला मास्टर के कानों तक पहुंचे। इसके बाद मास्टर ने बड़े गंभीर होकर अपने चेले को एक कड़वी हकीकत समझाई। उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया मानती हो कि मार्शल आर्ट्स किसी इमॉर्टल पाथ से कम नहीं है, पर असलियत में इमॉर्टल पाथ की ताकत मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा ऊपर है। उनके पास जो जादुई स्किल्स और तरीके होते हैं, एक आम योद्धा उनका मुकाबला सोच भी नहीं सकता। अगर दोनों ने बराबर समय तक ट्रेनिंग की हो तो इमॉर्टल कल्टिवेशन करने वाले की ताकत किसी हैक या चीट कोड की तरह अनबीटेबल होती है। मास्टर ने लड़के को सख्त वार्निंग दी कि चाहे जो हो जाए, कभी भी किसी इमॉर्टल कल्टिवेटर से पंगा मत लेना। लड़के ने अभी अभी उस भयानक प्रेशर को झेला था, इसलिए मास्टर के बिना कहे भी वो खुद कोई रिस्क लेने की हालत में नहीं था। मास्टर को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने लड़के को अकेले ही घोड़ेगाड़ी से वापस भेज दिया। दावत में वू हाओ से ये पहली मुलाकात बस एक शुरुआत थी। वू हाओ पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी स्किल्स एकदम टॉप लेवल की थीं, जो लड़के की पहुंच से बहुत दूर थीं। अब चूंकि लड़का लियांग गैंग के मास्टर का चेला था, इसलिए वू हाओ चाहकर भी उस पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। पर उनके बीच का ये टकराव आज नहीं तो कल एक बड़े धमाके में बदलने वाला था। उस दिन के आने से पहले लड़के को खुद को पूरी तरह तैयार करना था। किंगहे टाउन वापस पहुंचते ही वो सीधा मार्केट की तरफ निकल पड़ा ताकि तालिस्मन्स बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद सके। वहां छोटे मोटे दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपको न मिले। तभी उसकी नजर स्टेशनरी बेचने वाले एक दुकानदार पर पड़ी। जैसे ही उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई बढ़िया किताब या नोटबुक मिलेगी, दुकानदार ने अगले ही पल जवाब दिया। बॉस ने काउंटर पर तरह तरह के ब्रशेस का ढेर लगा दिया। वुल्फ है, शीप है, यहां तक कि कैट और डॉग हेयर वाले ब्रशेस भी थे। वैरायटी की कोई कमी नहीं थी। दुकानदार ने पूछा, यंग मास्टर, आपको इनमें से कौन सा चाहिए? लड़के ने बहुत ढूंढा, एक एक पीस को बारीकी से चेक किया, लेकिन उसके हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी आइटम पास नहीं हुआ। फाइनली उसका पेशेंस जवाब दे गया। उसने सीधा बॉस को ऑर्डर दिया, ये सब छोड़ो, शॉप का सबसे बेस्ट आइटम निकालो। दुकानदार अंदर गया और करीब 10 मिनट तक खिचखिच करने के बाद एक वुडन बॉक्स लेकर वापस आया। बड़े गर्व से बोला, ये हमारे स्टोर का सबसे लेजेंडरी आइटम है, टाउन शॉप ट्रेजर। यंग मास्टर, जरा इस पर नजर डालिए। जैसे ही बॉक्स खुला, लड़का तो बस देखता ही रह गया। अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकला जो सीधा उसके फेस पर हिट हुआ। उस ब्रश का लुक ही अलग था, थोड़ा डिमोनिक लेकिन एक्सट्रीमली चार्मिंग। ऐसा लग रहा था जैसे माँ लियांग का डिवाइन पेन रियल वर्ल्ड में आ गया हो। इसे कहते हैं ट्रू लव एट फर्स्ट साइट। लड़के ने मन बना लिया था कि ये चोजन वन ब्रश उसी का है। दुकानदार ने मौका देखा और सीधा लूटने पर उतर आया। उसने डिमांड किए पूरे 50 टेल्स और पहले ही बोल दिया, नो बार्गेनिंग। लेकिन लड़के ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा अपना रेट लगाया 20 टेल्स। दुकानदार ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये ब्रश किसी फेमस बॉल्ड मास्टर का बनाया हुआ मास्टरपीस है, लेकिन लड़के ने उसकी बात काटते हुए प्राइस और गिरा दिया। ओके, देन 15 टेल्स। लड़के की इस अग्रेसिव नेगोशिएशन टैक्टिक के आगे बॉस की एक न चली।
हारकर रोते धोते उसने वो प्रेशियस ब्रश 20 टेल्स में बेच ही दिया। ब्रश लेने के बाद उसने वहां से 10 हाई क्वालिटी पेपर्स भी उठा लिए। अब बस सिनाबार चाहिए था तो वो सीधा फार्मेसी पहुंचा। किस्मत देखो, मार्केट में हर्ब्स के रेट गिरे हुए थे, इसलिए मटेरियल्स का प्राइस सीधा आधा हो गया था। लड़के ने बिना टाइम वेस्ट किए वहां का सारा स्टॉक खरीद लिया। लास्ट में वो तुम्हें डंप करके किसी और से शादी कर ही लेगा। वो पक्का तुम्हारे इस अगली लुक से नफरत करता होगा, है ना? एंशिया को पूरा भरोसा था कि ब्लेक ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन गॉडेस ने कहा, खुद को धोखा देना बंद करो। लोग बदल जाते हैं। क्या फिलिप ने मुझे बर्न्स के बाद नहीं छोड़ा था? ये सुनकर एंशिया बिल्कुल शॉक हो गई। क्या वो भूल गई कि फिलिप ने सिर्फ गॉडेस की पावर पाने के लिए उसका यूज किया था, न कि बर्न्स की वजह से उसे छोड़ा था? इतना सस्पेंस बनाने के बाद गॉडेस ने फाइनली अपना असली मकसद बता ही दिया। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी चांस देती हूं। जाओ और क्राउन प्रिंस को जान से मार दो। इस डिस्गस्टिंग एम्पायर को पूरी तरह तबाह कर दो। बस हम दोनों जिंदा रहेंगे, वही काफी है। एंशिया ने सुनते ही गुस्से में मना कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है। लोगों की जान कीमती है। मैं सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए उनको नहीं मार सकती। लेकिन गॉडेस ने उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया। वेट करो, जब मैं क्राउन प्रिंस को मार दूंगी तब तुम घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूं। इतना कहकर वो तुरंत पैलेस से गायब हो गई। तभी ब्लेक अंदर आया और एंशिया को खाने के लिए बुलाने लगा। एंशिया का ध्यान कहीं और ही था, फिर भी उसने अपना हाथ ब्लेक के बढ़ाए हुए हाथ में रख दिया। वो अंदर ही अंदर डर रही थी कि सरफानिया अब ब्लेक के साथ क्या करेगी, लेकिन वो सच में इन गर्म हाथों को छोड़ना नहीं चाहती थी और न ही उस प्यारी सी स्माइल को फिर से खोना चाहती थी। भले ही वो ज्यादा दिन जिंदा न रहे, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगी। सरफानिया की धमकी की वजह से उसने डिसाइड किया कि वो पैलेस में कुछ टाइम और रुकेगी। ब्लेक जब भी फ्री होता उसके साथ टाइम स्पेंड करता, उसे पढ़ना सिखाता और कहानियां पढ़कर सुनाता। एंशिया ने बस पेपर पर वो नाम लिखा जो उसने ब्लेक को दिया था और ब्लेक ने उसकी जमकर तारीफ कर दी। लिखा तो बहुत बढ़िया है, जरा सोचिए, 7 साल पहले एंशिया खुद उसे सिखाती थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रश उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। उस ब्रश के साथ घंटों की लंबी जद्दोजहद और इस थका देने वाली जंग के बाद आखिरकार लड़के ने अपनी लाइफ का पहला क्लीनिंग टैलिस्मैन पूरा कर ही लिया। लेकिन सामने जो चीज बनकर तैयार हुई थी उसे देखकर उसने एक ठंडी आह भरी। वो कोई जादुई आर्ट कम और किसी बच्चे की बिगड़ी हुई ड्राइंग ज्यादा लग रही थी। इसमें न तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी और न ही कोई पावर। इसे देखकर उसे समझ आ गया कि तालिस्मान बनाना खाना खाने या सोने जितना आसान काम नहीं है। खैर, असफलता ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है और जीत उसी की होती है जो टिका रहे। मुश्किलों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका सीधा सामना करें। लड़का बार बार फेल हुआ, फिर से शुरू किया और हर हार के साथ उसका इरादा और भी पक्का होता गया। धीरे धीरे पेपर पर इंक की वो लाइनें अब पहले से ज्यादा रियल और एनर्जेटिक दिखने लगी थीं। पता नहीं ये थकान की वजह से था या कोई वहम, लेकिन अब उसे हाथ में पकड़ा हुआ वो ब्रश पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा था। खुद को जीनियस मानने वाला इंसान अगर एक मामूली सा क्लीनिंग टैलिस्मैन भी न बना पाए तो दुनिया हंसेगी उस पर। उसने कसम खा ली कि जब तक ये बनेगा नहीं वो आज रात सोएगा नहीं। इस तरह हमारा ये हार्ड वर्किंग किंग कमरे में बंद होकर पागलों की तरह प्रैक्टिस में जुट गया और रात के तीसरे पहर तक लगा रहा। इतनी मेहनत के बाद भी अब तक एक भी ढंग का पीस तैयार नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा निराश होने लगा। उसे हर बार अपनी ढेर सारी मेंटल एनर्जी उस ब्रश में डालनी पड़ती थी, जो ब्रश के जरिए उस पेपर यानी तालिस्मान में ट्रांसफर होती थी। इस प्रोसेस के दौरान अगर जरा भी ध्यान भटका तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। अचानक लड़के की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगे। उसे ऐसी बेचैनी महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो किस्मत दूसरों की होती है वो आज उसके साथ भी खेल जाएगी। लड़के को शक हुआ कि ये जो सिर चकरा रहा है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, ये सब उसकी मेंटल एनर्जी कम होने की वजह से है। उसने वाकई नहीं सोचा था कि एक छोटा सा तालिस्मान बनाने में इतनी जान निकल जाएगी। उसे लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सीधे ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। इसलिए उसने फौरन ब्रश नीचे रखा और आंखें बंद करके आराम करने लगा। आखिर जान है तो जहान है, शरीर ठीक रहेगा तभी तो आगे का संघर्ष जारी रहेगा। 1 घंटे के छोटे से ब्रेक के बाद लड़के ने खुद को फिर से चार्ज महसूस किया। आराम करते वक्त उसने अपनी गलतियों पर गौर किया और आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि वो फेल क्यों हो रहा था। अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, वैसे ही अगर तालिस्मान को सक्सेस बनाना है तो अपनी मेंटल एनर्जी का फोकस बढ़ाना पड़ेगा। अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके पीछे जादुई अक्षरों वाला एक चक्र उसे घेरने लगा।
वो अचानक किसी एक्सपर्ट मास्टर की तरह फुल फॉर्म में आ गया। उसने ब्रश उठाया और जैसे कोई जादू कर रहा हो वैसे ही हाथ चलने लगे। वो लाइंस कागज पर किसी डांसर की तरह थिरक रही थीं। 1 मिनट से भी कम समय में उसने एक क्लीनिंग टालिस्मन तैयार कर दिया। उसकी इस तूफानी स्पीड और मेहनत का नतीजा ये निकला कि वो मामूली सा कागज अब हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा था। उसने एक्साइटमेंट में उसे हाथ में लेकर चेक किया। उसमें न केवल जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर महसूस हो रही थी, बल्कि उस कागज का वजन भी पहले से 10 गुना बढ़ गया था। सच है, ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो हार नहीं मानते। उस तालिस्मान की चमक ऐसी थी मानो कोई ड्रैगन अपनी दहाड़ मार रहा हो। पूरी रात बिना खाए पिए मेहनत करने के बाद आखिरकार लड़के ने तालिस्मान बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। लड़के ने सोचा कि लोहा गर्म है तो क्यों न बाकी बचे पेपर्स पर भी तालिस्मान बना लिए जाएं? लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी करंट मेंटल एनर्जी के हिसाब से वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 ही बना सकता था। अगर उसने जबरदस्ती जारी रखा तो उसकी जान पर बन सकती थी। इधर वू टोंग दाओचांग नाम का वो बुढ़ा बड़ा ही शातिर निकला। अपना खुद का कल्टीवेशन मैजिक वेपन तैयार करने के लिए उसने सैकड़ों मासूम बच्चों की जान दांव पर लगा दी थी, ताकि उसके चेले भूतों को पाल सकें और उन बच्चों की मासूम एनर्जी को सोख सकें। वापस कमरे की बात करें तो लड़का पूरी रात जागकर तालिस्मान बनाने के चक्कर में खुद की हालत खराब कर चुका था। उसका सिर चकरा रहा था, पर वो अपनी मेहनत के नतीजे यानी उन तालिस्मान को गौर से देख रहा था। कहते हैं कि ये चीजें भी एक तरह का जादू ही होती हैं। उसने बेड पर बिछी उस गंदी चादर को देखा, जो इतनी मैली थी कि इंसान तो क्या, जानवर भी न सोए। अचानक उसके अंदर जैसे कोई जादुई पावर आ गई। उसने एक हाथ से तालिस्मान पकड़ा और पूरी ताकत से बेड की तरफ फेंका। वो हल्का सा दिखने वाला तालिस्मान किसी तेज रफ्तार तीर की तरह सीधे चादर पर जाकर चिपक गया। अगले ही पल एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी चमकी और तालिस्मान के चारों तरफ से पीली बिजली की लहरें निकलने लगीं। देखते ही देखते चादर पर लगे सारे दाग धब्बे उस तालिस्मान के साथ हवा में गायब हो गए। बेड अब एकदम नए जैसा साफ और चकाचक दिख रहा था। अगर वो अपनी आंखों से न देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली सा कागज इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। अब लड़का सोचने लगा कि अगर क्लीनिंग तालिस्मान इतना कमाल का है तो बाकी के तालिस्मान कितने पावरफुल होंगे। उसने खुद से वादा किया कि मौका मिलते ही वो बाकी के जादुई तरीके भी जरूर सीखेगा। इसी बीच वूटोंग माउंटेन के मंदिर के आंगन में वू हाओ और उसका सीनियर किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे थे। मामला भूतों और सायों से जुड़ा था। सीनियर को जब पता चला कि वू हाओ की पाली हुई फीमेल घोस्ट मारी गई है तो वो सीधा क्लास लगाने पहुंच गया। उसने अपने जूनियर को वार्निंग दी कि उस भूतनी का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, असली टेंशन तो टोंग यांग की एनर्जी इकट्ठा करना है, क्योंकि गुरुजी को अपना जादुई हथियार तैयार करने के लिए उसकी सख्त जरूरत है। गुरुजी ने ये इंपॉर्टेंट मिशन अपने दूसरे शागिर्द वू हाओ को ही सौंपा था। काम आसान बनाने के लिए उन्होंने उसे अपना कीमती यिन यांग जेड पेंडेंट भी उधार दिया था, जो एनर्जी सोखने का काम करता है। पर सीन ये था कि पिछले 1 महीने से उस पेंडेंट में कोई हलचल ही नहीं हुई थी। सीनियर ने साफ कह दिया कि अगर वो जादुई पेंडेंट खोया तो गुरुजी उसे कच्चा चबा जाएंगे। वू हाओ को अच्छे से पता था कि पेंडेंट खोने वाली बात आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी, बस उसे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी शक हो जाएगा। उसने सीनियर को मक्खन लगाते हुए कहा कि वो बेफिक्र रहें, मिशन हर हाल में पूरा होगा, बस उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। सीनियर ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का टाइम और निकाल सकता हूं, उसके बाद अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। वू हाओ ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया किया और वादा किया कि 2 महीने में काम पक्का हो जाएगा। वक्त पंख लगा के उड़ा और देखते देखते वीकेंड आ गया। लड़का अपनी ट्रेनिंग के बाद हॉस्टल के कमरे में मेडिसिनल बाथ तैयार कर रहा था। इस पूरे हफ्ते वो रोजाना स्लॉटर हाउस जाकर जानवरों को ठिकाने लगाता रहा, जिससे न केवल उसकी नाइफ स्किल निखर गई बल्कि उसे काफी सारा सोल एनर्जी भी मिला। टब में तैरती जड़ी बूटियों को देखकर वो दंग रह गया। इस बात का असर किसी सपने जैसा था। एक बार नहा लो तो ऐसा लगता था जैसे शरीर का कायाकल्प हो गया हो। तो भाई लोग, आज का वीडियो बस यहीं तक, लेकिन टेंशन मत लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके और भी कई चैप्टर्स बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर दूं, वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।